या स्पीकर अपनी सवाबदीद के तहत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए दिए हुए इस्तीफे को भी मंजूर करने से इनकार कर सकता है। बदनीयती जो है स्पीकर साहब की जो सामने आ रही है वो यही है कि बाकी क्यों नहीं उन्होंने मंजूर की है। जब 11 कर लिए हैं तो फिर चुन चुन के 11 किए ना, जहां पे वो देखा कि भी इनके वोट थोड़े वोटों के से जीते हैं, दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं और कौम को भी सब कुछ नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है। यानी उनकी पार्टी का ये क्लेम है कि बिलावल की कामयाबियां ना नरेंद्र मोदी से हजम हो रही हैं, ना इमरान खान से हजम हो रही हैं, बल्कि बिलावल ने यहां तक कह दिया कि फैटफ के अंदर जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, वो कामयाबी भी मैंने बड़ी मेहनत से दिलवाई है। फैटफ का मामला क्रेडिट लेना वो तो तसलसल था, एक मुसलसल जो पिछले 3 बरस से कोशिश जारी थी उसके मुताबिक, उसमें कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले सकती। उस पे क्रेडिट लेना मैं समझता हूँ कि उसकी कोई जवाब ज्यादा मिलता नहीं है। आप कल ले एतमाद का वोट और परसों असेंबलियां तहलील कर दें। अब नंबर्स का मामला है, आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इत्तेहादी हमारे बेसिकली असेंबली तोड़ना नहीं चाहते अपने ओन पे, उनका तो ख्याल था कि असेंबली चलनी चाहिए, और लेकिन इमरान खान साहब चुके उनके फैसले पे ये असेंबलियां टूटने जा रही हैं। केपीके में जब हम चाहें असेंबली तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां हमारी सादा अक्सरियत है। कोर्ट ने 11 तारीख तक असेंबली का ना तोड़ने के लिए कर लिया है, तो अब ये एतमाद का वोट उससे पहले ले लिया जाएगा और फिर कोर्ट के फैसले के बाद असेंबली ने डिसॉल्व होना है। ये कहते थे जी आप फिक्र ना करें, परवेज इलाही कहीं और जा रहे हैं, तो वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होगी। इन्हें क्या तारीखें दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान, मेरे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब। सीनियर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वकला की सियासत में भी रहे हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सदाकत अली अब्बासी साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जमील अहमद खान साहब भी बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो ये पैदा होता है जो हमें सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछना है कि सदाकत अली अब्बासी साहब, आप लोग कौमी असम्बली से इस्तीफा देना चाहते हैं। ये इस्तीफे आपने पहले भी दिए थे, आप बारहा इस्तीफा देने का कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते। अब आपका प्लान ये है कि आप जाएंगे और इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे जमा करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्पीकर का और पीडीएम की जमातों का ये मानना है कि इस्तीफों के लिए आप लोगों को इनफरादी हैसियत में आना पड़ेगा। क्या आप इनफरादी हैसियत में भी जाएंगे या इज्तिमाई तौर पे जाके आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी? जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब 2-3 आपके सवाल के, एक तो ये हम इस्तीफे देने क्यों चाहते थे और हम क्यों असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है हमारा सियासी मफाद है कि हमारी हुकूमतें और चलें और हमारे मंसूबे आगे जाएं और हमें और सियासी फ़ायदा हो और हम मजबूत हो जाएं और तरक्याती कामों के ज़रिए अगला इलेक्शन जीत जाए। दूसरी तरफ है मुल्क, आपको पता होना चाहिए कि मुल्क के आज के जो खबर है रिज़र्व की, वो 6 अरब डॉलर तक रह गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे बड़ी तशवीश हो रही है कि ये चोरों का तो दुनिया में इनके पास तो हैं वसाइल और ये चल जा सकते हैं, हम और आप कहाँ जाएंगे जिस तरीके से ये मुल्क डूब रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं कि फिलफौर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि ये जो मुल्क नोज डाइव कर रहा है इसको रोका जाए। इस हवाले से हमने इस्तीफे और हम बड़ा कन्विंस है कि हमने इस्तीफे दे दिए और वो भी कन्विंस हैं, उन्होंने उसमें से 11 अपनी मर्जी के इस्तीफे कबूल भी कर लिए थे और जबकि हमारे डिप्टी स्पीकर ने सारे इस्तीफे कबूल कर लिए थे। अब इनको मजीद इनकी जिद को पूरा करने के लिए और अपने लोगों, अपने वोटर, सपोर्टर और पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए हद तक जाएंगे और उस हवाले से अगर हमारी कोई सियासी अना भी है उसको भी कुर्बान करेंगे। लिहाजा हम जाएंगे एक बार फिर कौम के सामने खड़े होके जो हमने 10 अप्रैल को इस्तीफे दिए थे उन्हीं को दोबारा से उसका इयादा करेंगे और ये मीटिंग तुम्हारी बुध को होनी है, उसमें फाइनली क्या होना है। लेकिन जनरली यही बात है कि हम स्पीकर के सामने इज्तिमाई तौर पे पेश होंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं और उनका ख्याल था कि उस वक्त जो इस्तीफे वो जो भी उन्होंने एक्सक्यूज़ किया वो तो उनका एक बहाना ही है, लेकिन हम हुज्जत तमाम के लिए एक बार फिर चले जाएंगे।
तो आफ्ताब बाजवा साहब, क्या इतना काफ़ी है इस्तीफे देने के लिए कि इज्तिमाई हैसियत में जाएं? वैसे मैंने जो 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने कहा इज्तिमाई हैसियत में चले जाएं। ज़रूरी ये है कि वो तमाम लोग अपने हाथ खड़े करके या वहाँ पे जाकर बोलें, चाहे इज्तिमाई तौर पे बोलें, चाहे इनफरादी तौर पे बोलें, और हाउस में जाकर ये कहें कि हम रिज़ाइन करके जा रहे हैं। तो क्या इतना काफ़ी नहीं है? या स्पीकर अपनी सवाबदीद के तहत अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद तफ्तीश और तहकीक कर सकता है और दिए हुए इस्तीफे को भी मंजूर करने से इनकार कर सकता है? नहीं, स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मंजूर ना करे। जब कोई इस्तीफ़ा लेके जाता है तो वो जो आइन के अंदर जो आर्टिकल है उसके मुताबिक जिस मेंबर ने इस्तीफ़ा देना होता है वो स्पीकर के सामने जाके उसको इस्तीफ़ा पेश कर देता है, जो कि ऑलरेडी ये एक प्रोसीजर जो है मैं समझता हूँ एक दफ़ा मुकम्मल हो चुका है, जिसकी वजह से जो 11 इस्तीफ़ों का सदाकी अब्बासी साहब ने जो बात की है कि ऑलरेडी स्पीकर उनको मंजूर कर चुके हैं, इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि माइलाफाइडी जिसको हम कहते हैं, बदनीयती जो है स्पीकर साहब की जो सामने आ रही है वो यही है कि बाकी क्यों नहीं उन्होंने मंजूर किए। जब 11 कर लिए हैं तो फिर चुन चुन के 11 किए ना, जहाँ पे वो देखा कि भी इनके वोट थोड़े वोटों के से जीते हैं, दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। और दोबारा इलेक्शन करवा के उन्होंने ये टेस्ट एक किया था कि हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है अवाम के अंदर, तो वो तो वाज़ेह हो चुकी है सारी। तो लिहाजा ये अब सारे मेंबरान अगर सारे जाते हैं, जाके वहाँ इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने हाथ ला के कह देंगे ठीक है जी हम हाज़िर आ गए, हमारा इस्तीफ़ा है, वही काफ़ी है। चाहे सारे इकट्ठे चले जाएं, चाहे एक एक करके स्पीकर के जो है उसके फ्रंट से गुजरते जाएं और कहते जाएं, यही काफ़ी है। लेकिन क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है इनका इस्तीफ़ों का, अब इनको इसीलिए ज़रूरत दोबारा पेश आ रही है कि हम स्पीकर के सामने फिर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। और कौम को भी सब कुछ नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है। अभी जो कुछ 2 दिन पहले जो हुआ है इतना सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि आप तनख्वाहें ले रहे हैं और असेंबली में जाने को भी तैयार नहीं है, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर किया। वैसे अब्बासी साहब यहाँ पे मौजूद भी हैं। अब्बासी साहब, कब से आपने तनख्वाह नहीं ली और कब से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? आपकी पार्टी ने क्लेम किया था कि अप्रैल से तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये बिल्कुल दुरुस्त है या आप लोगों को मिल रहे हैं पैसे? अच्छा इमरान साहब, बड़ी ये हैरत वाली बात है कि इतनी शऊर है मुल्क में, और आप जैसे लोग और बाकी जो मीडिया है वो इतना बाशऊर है, और पता नहीं ये क्यों बातें कर रहे हैं। 10 अप्रैल को हमने इस्तीफ़ा दिए थे, अप्रैल के 10 दिनों की तनख्वाह हमें मिली है। 11 अप्रैल से लेके आज तक किसी को एक पाई पैसा ना हमने क्लेम किया, ना हमें किसी ने कांटेक्ट किया, ना कुछ हुआ, ना कोई और मरात है, ना कोई टिकट लिया, ना कोई और हमारी फैसिलिटी है। ये बिल्कुल झूठ पे मबनी बात है। मैं आपके सामने आई एम वन ऑफ देम कि कोई तनख्वाह ली है ना किसी ने दी है, ना कोई हिसाब आया, ना कोई किसी किस्म का ये मबनी बयानी है। जी जमील अहमद खान साहब, ये तो चले मामला हो गया कि असेंबलियों से इस्तीफे के बारे में, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला भी किया हुआ है कि अगर अदालत में भी जाना पड़ा तो जाकर अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। अब इस वक्त बिलावल जरदारी साहब जो हैं, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो अभी उनके गैर मुल्की टूर ही खत्म नहीं हो रहे और उन्होंने अब बड़ी अजीब बातें शुरू कर दी हैं। यानी उनकी पार्टी का ये क्लेम है कि बिलावल की कामयाबियां ना नरेंद्र मोदी से हजम हो रही हैं, ना इमरान खान से हजम हो रही हैं, बल्कि बिलावल ने यहां तक कह दिया कि फैटफ के अंदर जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, वो कामयाबी भी मैंने बड़ी मेहनत से दिलवाई है। और जिस दिन फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही थी उस दिन हम सब ने देखा कि बिलावल जरदारी जो है वो बड़ी खामोशी से अपने तमाम अरकान को लेकर बाइकआउट कर गए थे कौमी असम्बली का। जी हाँ, इमरान रियाज साहब, ये फैटफ का मामला क्रेडिट लेना वो तो तसलसल था, एक मुसलसल जो पिछले 3 बरस से कोशिश जारी थी उसके मुताबिक फैटफ का मामला हुआ। उसमें कोई एक फर्द या कोई एक पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले सकती, लेकिन इसकी इब्तदा शुरू हो गई थी तकरीबन 3.5 बरस पहले, और उसमें हमारे इसमें एक स्पेशल सेल भी कायम किया गया था। बहरहाल उस पर क्रेडिट लेना मैं समझता हूँ कि कोई उसकी कोई जवाब ज़्यादा मिलता नहीं है। रहा सवाल कि वज़ीर ख़ारजा का मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना, अपनी आउटरीच बढ़ाना,
ऐसे हालात में देखना ये होता है कि ये आउटरीच जो बढ़ाई जाती है उसके समरात क्या मिल रहे हैं, या कोई हमें उसकी डायरेक्शंस क्या नजर आ रही हैं सामने। तो उसकी वायदे वगैरह तो अखबार में भी पढ़ने को मिल रहे हैं और वाशिंगटन से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसकी जो असल अहमियत तो उस वक्त जाहिर होगी कि उसके समरात हमें क्या मिलते हैं। वरना ये दौरे तो वही हैं कि बस आमदन गुफ्तन बर्खास्तन, ज़्यादातर ये दौरे इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं। और रहा सवाल बाकी उसका इम्पैक्ट जो इस वक्त है हमारे मुल्क की हालात के लिहाज से, जाहिर है कि मुल्क की हालात के लिहाज से देखा जाए इस वक्त सबसे बड़ी तो हमें फ़िक्र ये है कि हम अपने मरासिम ऐसे बढ़ाएं कि हमें फिल फॉर कुछ ऐसी किस्म की मदद मिल जाए कि हमारे जो 6 बिलियन डॉलर के 6.1 बिलियन डॉलर का रिजर्व रह गया है स्टेट बैंक में, और आपके और मेरे पैसे जो बैंकों में पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन, वो सिर्फ एक माह की मार है। एक माह में जो इंपोर्ट हमारे हैं ऑयल बिल्स वगैरह हैं उसमें खत्म हो जाएंगे। और आपने देखा कि सर ये जो पैसा पड़ा हुआ है इसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का है, 2 अरब डॉलर यूएई का है और 2 अरब डॉलर हमने चाइना का भी देना है। ये पैसे उन्होंने पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं। इनमें ज्यादा पैसे ऐसे हैं जो पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता। उसका हमें हम अपने पैसे खर्च कर, पाकिस्तान के अपने ज़रिए मुबादला के अंदर जो पैसे पड़े थे वो खत्म हो गए, दुरुस्त, लेकिन उसका जो इंदिया दिया जा रहा है इस वक्त दुनिया को और मुल्क और कौम को कि इन्होंने हमें वायदे कर लिए, हमें वादों पे मुल्क चल रहा है, वादा कर लिया है इन तमाम ममालिक ने जिसका आपने जिक्र किया अभी, यूएई भी, सऊदी अरेबिया उसमें शामिल, कि वो रोल ओवर कर रहे हैं उसका। तो अब वो तो अपनी जगह, लेकिन जो आपके और मेरे पैसे पड़े हुए हैं वो भी हुकूमत को इख्तियार है इस्तेमाल करने का, इस उम्मीद पर कि वो आपके और मेरे जो डॉलर अकाउंट्स पड़े हुए हैं 5.8 बिलियन वो भी हैं, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त तो हमारे ऊपर नज़ा का आलम है, और ऐसे में जो भी हमारी एफर्ट्स है हुकूमत की, हमने देखना ये है कि हमारा जो इस वक्त 333 पे हम पहुंच गए हैं, CCC हमारी रेटिंग हो गई है BBB से, तो CCC का मतलब ये है कि इसके बाद डिफॉल्ट के लिए, और उसमें क्या लिखा हुआ है CCC में कि डिफॉल्ट के जिसमें चांसेस ज्यादा नजर आ रहे होते हैं जिस मुल्क में, ऐसे में एक तो भूल जाएं आपकी कि कोई सरमाया करेगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि आपको कोई लोन वगैरह किसी मुनासिब रेट पर और मुनासिब दाम पर देगा, ऐसे में आप भूल जाएं कि महंगाई यहाँ ठहर जाएगी, महंगाई अपने उरूज को मजीद चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। इन तमाम मामलात में जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी, सियासी भौचाल, सियासी अनफेयर प्ले जो चल रहा है, उसमें एक अवाम उसमें पिसते नजर आ रहे हैं, और अवाम बेगुनाही में पिसते नजर आ रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि नाकर्दा गुनाही की हमें दाद मिलेगी, हम लोग खतावार हमेशा न रहेंगे, रिश्ते हुए जख्मों की ज़बां बोल रही है, ये दर्द ये आज़ार हमेशा न रहेंगे। इसका इलाज इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाए तो ये तज़ब्ज़ब भी ख़त्म होगा और ये अफरा तफरी भी ख़त्म होगी, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, और इन्वेस्टमेंट जो करना चाहेंगे, अब तो हमारे अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका एतमाद बहाल होगा। Exactly. और सर देखें जो इस वक्त आम आदमी की हालत है, आम आदमी को जहां पहुंचा दिया है, मुझे एक ब्रेक लेनी होगी, क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर मैं दोबारा बढ़ाऊंगा। लेकिन आम आदमी की जो हालत कर दी है शाहों ने, जो इस वक्त हुक्मरान है, उन्होंने वादे करके आए थे कि 6 महीने के अंदर हम काया पलट देंगे और हर चीज को जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, और जो चीजें जहां मौजूद थी वहां से और जमीन के अंदर दमसा दी हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का और गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज गरीब आदमी बददुआएं दे रहा है, 30,000 के अंदर भी घर नहीं चल सकता, आज खुराक का खर्चा पूरा नहीं होता 30,000 में एक फैमिली का। यहां तक पहुंचा दिया इस हुकूमत ने पाकिस्तान को। तो मैं सिर्फ ब्रेक से पहले इतना कहता हूं कि गरीब शहर को ऐसा कमाल हासिल है कि बस एक आह में शाह का जवाल हासिल है। एक ब्रेक, वापस आ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत अब्बासी साहब, आपके चेयरमैन ये दावा कर रहे हैं, इमरान खान साहब, कि इंतखाबात, उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट
भी अब इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेगी और अप्रैल तक हो सकते हैं। या इस तरह से कह लें कि मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल तक इलेक्शन करवा देगी। क्यों लगता है साहब? एस्टेब्लिशमेंट ने अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के हालात को देखकर इलेक्शन करवाना होता तो पिछले साल ही यानी इस साल की शुरू में ही करवा देती। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर इलेक्शन करवाना होता तो ये सब बेड़ा गर्क होने से पहले करवा देती। तो आपको अब क्यों लगता है कि वो करवा देगी? देखें, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक नया सेटअप आया है और ज़ाहिर है उनको टाइम मिलना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए और अपनी एक ज़ाहिर है इससे पहले बाजवा साहब का एक दौर रहा और उनकी अपनी एक डॉक्ट्राइन थी जिसको अब अपना कमेंट हम कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि नई इस्टेब्लिशमेंट को टाइम देना चाहिए कि वो आप बैठ के मामलात को देखें। नंबर 2, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी जजीरे पे नहीं रहती या मुल्क के जो इदारे हैं वो कोई जजीरे नहीं है कि अगर मुल्क डूब रहा है तो वो बच जाएंगे। इसलिए हम समझते हैं, जो लोग आज भी हमारी बातचीत हो रही थी शौकत तरीन साहब से, तो जो हालात है इमरान साहब वो इतने, हम ये एक बात कहनी गलत है लेकिन हम टेक्निक डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब जो हमने पेमेंट्स करनी है अगले 1 महीने में उनका कोई बंदोबस्त नहीं है। और जैसे आपने राइटली बताया कि जो पैसे पड़े हैं रिजर्व में वो भी लोगों के पैसे, सरकार के पैसे नहीं है। तो खुदा न खास्ता सिचुएशन जो है इसके बाद हमें लगता है कि ये पता नहीं तेल ना, आपको पता है इस्लामाबाद में क्या हालात है? इस्लामाबाद में सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह क्या है कि इनके पास पेट्रोल और ये अपना तेल बचा रहे हैं, तेल के पैसे बचा रहे हैं, इनके पास तेल नहीं है। जी, मुझे तो इस्लामाबाद का पता है कि यहाँ तो लोड शेडिंग चल रही है। तो वो हालात इधर जा रहे हैं कि मुल्क जो है वो, हमें नहीं लगता कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही लिंगर ऑन कर लिया महीना तक तो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी कि वो बिल्कुल ही हालात जो है ना वो श्रीलंका वाले होने, अल्लाह ना करे हो। मैं दोबारा से कहता हूँ कि कभी हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सब कुछ जीना मरना यहाँ है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये चीज़ें जितना भी ये रोक रहे हैं, ये जोर लगा रहे हैं, ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि जूडू आगे जाएगा तो वो चीजें खराब होंगी। अप्रैल में इलेक्शन कैसे होंगे? देखें ना, अगर आज हम इलेक्शन करवाएं, हमने प्लान बनाया हुआ है कि हम 11 तक तो हमारा कोर्ट की तरफ से है। उसके बाद जो ही हमारी ये कोर्ट का मामला खत्म होता है तो असेंबली पंजाब की और KPK की असेंबली टूट जाएगी और हम सारे लोग जा रहे हैं अपने इस्तीफे को इंश्योर करने के लिए असेंबली में भी और कोर्ट में भी। तो जो ही असेंबली अगर पाकिस्तान का 70% के करीब पाकिस्तान में अगर री इलेक्शन होता है तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी जी शऊर इदारा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या दीगर इदारे हो, उन सबको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ एक खास तबका अपनी दौलत बचाने के लिए और अपने केसेस को पूरी तरह उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, लेंटर डालने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि सब केसेस को वो फारिग कर लें। तो उनके 1100 अरब के केसेस की वजह से पूरा मुल्क डूब जाए, मेरा नहीं ख्याल के इदारे ये करना चाहेंगे। हम सब समझते हैं कि हम सियासी दबाव तो डाल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के जितना मुक्तदर हल्के हैं, जितना इदारे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कोई एक खाली को फौज का इदारा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पूरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और वो सब देख रहे हैं कि ये इसको इलेक्शन के अलावा ये कोई जो एक चोरों का टोला है, इनकी मर्जी से ये ठीक होते रहें, ये आपको दबाने के लिए इमरान रियाज को उठा लें, उस पर पर्चे कर दें 1.5 दर्जन, इमरान खान पे मतलब 22 पर्चे कर लें और किसी की ऑडियो वीडियो निकाल के कौम की मोरालिटी को मतलब वो खराब करें और सिर्फ एक बात कि जी मुल्क में चोर जो है वो कंटिन्यू करें और हम चोरों को मान लें। तो मैं समझता हूँ कि यार आदमी समझ चुका है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है और हम हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो निज़ाम है उसके अंदर रह के पाकिस्तान में तब्दीली आए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोग उस तरह सड़कों पे आएँ और खुदा न खास्ता अपने कानून को हाथ में लें। लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो टर्निंग पॉइंट बिल्कुल आ चुका है। तो हमें यकीन है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग, तमाम इदारे इस वक्त इस चीज के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह मुल्क को पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे, या आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा हो रही हैं तो एस्टेब्लिशमेंट या PDM ये चाहेंगे कि सिर्फ वहां इंतखाबात हो जाएं 2 सूबों में, बाकी बाद में हो जाएं, क्योंकि आईनी तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नई चीज है जो पाकिस्तान में होगी। और क्या इंतखाबात को किसी भी बहाने, चाहे वो कहें कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है इस मुल्क में या किसी भी बहाने,
यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन ही ना करते। इमरजेंसी तो अब जाकर बनी है पाकिस्तान में। तो ये क्या आपको लगता है कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं या अलग अलग करवाए जा सकते हैं? खान साहब, मुझे याद आ रहा है 2-3 दिन के जो वाक़यात हुए हैं उनमें अरशद भाई बड़े याद आ रहे हैं। याद होगा कि उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि वो कौन था, इस्तेमाल किया था। आप मुझे बताइए, ये जो कंटेनर आ गए थे माल रोड के ऊपर, ये जो गवर्नर हाउस के सामने रेंजर FC आई थी, ये कौन लेके आया था? हुकूमत तो थी PTI की, परवेज़ लाई साहब थे उस वक्त वज़ीर आला। ये सब बातें कौन कर रहा था? कौन किसके कहने पे हो रही थी? चीफ सेक्रेटरी को कमरे में जाके मारना, पंजाब का सबसे बड़ा अफसर जो वज़ीर आला से ज़्यादा इख्तियारात रखता है, उसको जाके मार के पकड़ के आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है गए थे वहाँ पे फोर्स अपनी पूरी लेके। वो CCTV कैमरे की फुटेज सामने लानी चाहिए और आनी चाहिए। इस वक्त आवाम चाहती है कि हमारा चीफ सेक्रेटरी क्यों यरगमाल हुआ, क्यों उससे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये एक सवाल है जो कौमी असम्बली में कल एक MPA साहब ने तो सवाल उठाया, लेकिन क्यों नहीं तलब किया गया वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को कि वो आगे बताए कि असम्बली किस तरह साइन रात के वक्त उससे करवाई गई। ये बात कहना कि इंतखाबात कब होंगे, किस वक्त होंगे, मैं ये गुजारिश करता चलूँ, ये बात अब जो है मेरे ख्याल में PTI वालों को समझ जाना चाहिए। 5 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने पनामा लीग में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सिसिलियन माफिया। हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देना होगी। वो अभी तक मौजूद हैं, अभी तक वो जो असरात अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। अभी जो 9-10 अप्रैल की रात के जो वाक़यात हैं वही तो पिछले दिन कल परसों आपने गवर्नर हाउस के सामने देखे हैं। इसके बाद आप कहेंगे जी इंतखाबात होंगे, जो नज़र तो नहीं आ रहे कहीं भी हमें। लेकिन क्योंकि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, हाँ, उससे खौफजदा होके तो कोई इंतखाबात की तरफ कोई हमारे अदारे बढ़े तो बढ़े, वरना ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि मुल्क के अंदर कोई इंतखाबात हों। नहीं, माशी सूरत हाल की वजह से जमील अहमद खान साहब इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे या दूर हटेंगे? यानी माशी सूरत खाना बना के रुकना है इंतखाबात से। माशी सूरत हाल की अबतरी अगर इसी तरह जारी रही तो ना सियासत रहेगी, ना रियासत रहेगी, ना रियासती इदारे जो है वो चैन से बैठ सकेंगे। तो ये तो दुनिया में सारों को पता है। इस वक्त हमारे मुल्क का नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी अलमिया क्या है? इस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हमारे पास मसला है वो मईशत है। वो ना इस वक्त तालिबान, हालांकि उन्होंने दोबारा लहर शुरू कर दी है, उसमें दोबारा टेररिज्म शुरू हो गया है और बहुत सारी मामलात शुरू हो गए हैं, लेकिन नंबर 1 सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारी जो है इस वक्त मईशत है। तो जब मईशत और सियासत, जब रियासत और सियासत सामने खड़ी होगी तो जाहिर है रियासत को सही समत में कुछ ना कुछ करना होगा, यानी रियासती इदारों को। तो मेरा मानना इसमें यह है कि अगर इस जमहूरियत को जारी रखना है, यानी कि रखना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो उस सूरत में इलेक्शन इस वक्त अगर ये इस डिसोल्यूशन के बाद जो प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और जब नेशनल असेंबली के पेश हो जाएंगे MNAs, जब स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं रहेगा तो उसके बाद इतनी सीटों पर इलेक्शन कराएं सिर्फ 4-5-6 महीनों के लिए, मुल्क का तकरीबन 80 बिलियन रुपया खर्च करें। ये इस नागुफ्ताबे हालत में नामुमकिनात में आप तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। आपको तो अभी हुकूमत की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं, और उसके 2 पहलू हैं खबरों के कि आर्टिकल 234 को कहीं नाफिज ना कर दें। आर्टिकल 234 जो है वो एक इमरजेंसी क्लॉज है, और उसके साथ साथ कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 235 ना लगा दें, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में फिर वो उसका एक बहाना उनको मिल जाता है कि 1 साल का और एक्सटेंड कर दें, या इमरजेंसी अगर कोई भी लगाई जाए। तो बहुत सारे तजब्जब इस वक्त चल रहा है मुल्क में। मैं समझता हूं मुल्क के इस तजब्जब को और इंटरनेशनली और नेशनली अपने इस मामले को थोड़ा ठहरावा देने के लिए वो जरूरी है कि इलेक्शन के लिए क्यों खाइफ हैं। देखिए, इलेक्शन के लिए अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं अखाड़े में जीत जाऊंगा तो अखाड़े में कूद पड़ता है। तो लिहाजा इलेक्शन से जो लोग खाइफ हैं या जो पार्टियां खाइफ हैं, उनको अंदाजा है कि इस वक्त PTI की जो पॉपुलैरिटी पहले थी जब मैदान के अंदर बात नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। एक ब्रेक मुझे यहाँ लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर हमें बात करनी है जो सिचुएशन बन रही है पंजाब असेंबली में, क्योंकि 11 तारीख को अब खबर चली कि इजलास बुलाया गया है। तो 11 तारीख तक तो तहरीक-ए-एतमाद लेना था, बल्कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर ले सकते हैं। क्या उससे पहले लेंगे, उसके बाद लेंगे,
अपोजिशन के पास भी ये हक है कि वो 1/3 मेंबरान के जरिए से बुलवा सकते हैं सूबाई असम्बली का इजलास। गवर्नर भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत वाली साहब, कब आप ले रहे हैं एतमाद का वोट पंजाब में? यानी 11 तारीख तक का तो टाइम है ना, ये तो आपको तो जल्द अज जल्द करना चाहिए। जितनी जल्दी आप करें, आप कल ले लें एतमाद का वोट और परसों असेंबलियां तहलील कर दें। अब नंबर्स का मामला है और आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ये पीडीएम लगा रही है। देखिए इमरान साहब, जो असेंबली में ज़ाहिर है एक पीटीआई है और एक हमारे साथ इत्तेहादी भी हैं। इत्तेहादी हमारे बेसिकली असेंबली तोड़ना नहीं चाहते अपने ओन पे। उनका तो ख्याल था कि असेंबली चलनी चाहिए और 3-4 में चलनी चाहिए। काफली का ये अपना मौक़िफ़ था। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि सरबराह हैं और बड़ी पार्टी उसकी जो इत्तेहाद की बड़ी फोर्स है, तो उनके फैसले पे ये असेंबलियाँ टूटने जा रही हैं और उनको एतमाद में लेने के लिए सिर्फ पीटीआई, जिस तरह केपीके में जब हम चाहें असेंबली तोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ हमारी सादा अक्सरियत है। तो अब ये जो है कि चूँकि कोर्ट ने 11 तारीख तक असेंबली का ना तोड़ने के लिए कर लिया है, तो अब ये एतमाद का वोट उससे पहले ले लिया जाएगा और फिर कोर्ट के फैसले के बाद असेंबली ने डिसॉल्व होना है। वरना तो आप बताएं ना इमरान साहब, हमें कोई किसी की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है। ये अदम एतमाद भी आया या एतमाद का वोट कभी इसलिए आया कि हम असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं और वो असेंबली रोकना चाह रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कोई कन्फ्यूजन ना थी। पहले आपको याद है ये कहते थे असेंबली तोड़ेंगे नहीं, ये कहते थे जी आप फिक्र ना करें परवेज़ इलाही कहीं और जा रहे हैं। तो वो सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होगी। इन्हें क्या तारीखें दे रहे हैं, तारीख दी, तारीख के ऊपर जब असेंबली तोड़ने के लिए गए तो इन्होंने वो जो भी उसके लिए जो भी इनके पास आखिरी हरबे थे वो इस्तेमाल किए। तो मेरा ख्याल है कि अब 12-13 दिन रह गए, इसकी अब 15 दिन रह गए। इस दौरान जो है वो अदम एतमाद का वोट भी आ जाएगा और उसके बाद जो ही कोर्ट का इजाज़त देगी तो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी। असेंबली डिसॉल्व करने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान का 66% आपको किसी भी अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं है असेंबली तहलील करने के लिए। 1 मिनट मैं जरा बाजवा साहब से पूछ लेता हूँ। बाजवा साहब, नहीं, वो इसलिए कि वो जाहिर है एक एफिडेविट दे चुके हैं ना, आईनी हक जो है पंजाब गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि जब तक कोर्ट का फैसला है तब तक। कोर्ट के फैसले तक नहीं सर, आपने सिर्फ एतमाद का वोट लेना है बस। जब आपने एतमाद का वोट ले लिया दैट यू कैन डिसॉल्व द असेंबली। वो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपने तो एतमाद का वोट लेना है सिर्फ। बाजवा साहब, तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब ने ये कह दिया है कि जब ये एतमाद का वोट लेंगे असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो वो दोनों में एक ही बात है, मैक्सिमम जो डेडलाइन है वो 11 की है ना, उससे 11 के बाद तो कोर्ट की जो अमलदारी है इसकी एफिडेविट की हालफनामे की वो खत्म हो जाएगी। बाजवा साहब, मुझे एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं इन्होंने बाकायदा, और मैंने पढ़ा भी है कि लिखकर ये दिया है कि अगली समात तक असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। अब अगली समात तो 11 तारीख को है और एतमाद का वोट तो उससे पहले भी लिया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 या 6 तारीख को या 4 तारीख को या 3 तारीख को अगर एतमाद का वोट ले लेती है परवेज इलाही साहब की पंजाब गवर्नमेंट और वो बच जाते हैं, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या वो 11 तारीख तक इंतजार करेंगे या फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर सकते हैं? कानूनी तौर पर क्या बाउंड है वो उसके बाद? देखिए, जहाँ तक तो मामला है ये असेंबलियों की तहलील का, तो जब वो इत्तेमाद का वोट वो ले लेते हैं, जिस तरह अदालत ने कहा, उन्होंने कहा कि हम इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, अगर वो इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं वज़ीर आला साहब परवेज़ इलाही साहब, तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं, वो हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद नहीं हैं। ये बात ज़हन में रखिए। हमारा सुपर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसके तहत फिर वज़ीर आला को अख्तियार है इत्तेमाद का वोट लेने के बाद कि वो असेंबली जिस वक्त चाहे तोड़ दे, फिर उनके पास कोई रुकावट नहीं। लेकिन आपके प्रोग्राम में बताता चलो, इनके 4 से 5 मेंबरान ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएं। असल जो डिले हो रहा है इनका इत्तेमाद का वोट लेने का, वो भी यही वजह है और कोई नहीं है। जिस दिन वो 5 मेंबरान वापस आ जाएंगे, सिर्फ 2 बंदे कम होंगे। 187 की स्ट्रेंथ तक तो ये अभी भी मौजूद हैं, और वो जो 2 बंदे कम हो गए उनका आइडिया भी है इनको कि वो कौन है, लेकिन उनसे नेगोशिएशन भी जारी है। इमरान भाई, ये इनका मामला है अपने बंदे पूरे करना, लेकिन मैं जो कानून के मुताबिक अगर वज़ीर आला इत्तेमाद का वोट ले लेते हैं, जो अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के अंदर, उसके बाद वो आइन के पाबंद हैं, हाई कोर्ट के पाबंद नहीं है।
ठीक है, तो जमील अहमद खान साहब, इसको जो है वो अपोजिशन ऐसे देख रही है या पीडीएम की जमातें इसको ऐसे देख रही हैं, जो वफाकी हुकूमत है, कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, चलता हंसता खेलता मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। पीटीआई ये कह रही है कि मुल्क तो अच्छा खासा था, रिजीम चेंज के बाद जो मुल्क की इकोनॉमी की और मुल्क की जो हालत हुई है उसके बाद अब जरूरी है कि लोगों को फ्रेश मैंडेट के लिए मौका दिया जाए। आपके ख्याल में पब्लिक की डिमांड क्या है? जहां पे भी सर्वे होता है 70% लोग कहते हैं इलेक्शन करवा लो, तो होना क्या चाहिए? मारूजाती हालात और माहौलियाती हालात जो इस वक्त मुल्क में हैं और माशी हालात का हमने जिक्र पहले ही कर लिया, तो उसके तहत अगर देखा जाए तो ये बाकी रह जाते हैं सिर्फ सियासी बयान कि पीडीएम क्या सोच रही है। और पीडीएम तो इस वक्त उनके मफाद में जो वो समझते हैं, जो नज़र आ रहा है, जिसके इंडिकेटर्स हैं, जिसकी सारी इंडिकेशन मिल चुकी है कि वो डिले चाहते हैं। न सिर्फ डिले चाहते हैं बल्कि वो कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी लगा दें, क्योंकि मुल्क प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वो चाहते हैं कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम प्रोविंस में खड़ी हो कि जिसके तहत वो 234 के तहत इमरजेंसी लगा लें। उसके बाद पार्लियामेंट में उनको अख्तियार है कि रेजोल्यूशन पास करके 1 साल का अपना 1 साल तक एक्सटेंड कर लें असेंबली का, अपने नेशनल असेंबली का टेन्योर। ये बाकी तो बताएंगे, कानूनदान हैं हमारे साथ आफ्ताब साहब, लेकिन ये सूरत हाल भी उनके जहन में गर्दिश करती नजर आ रही है। तो ये जब चीजें देखा जाए तो ये तजब्जुब का मामला जितनी आसानी से हम समझ रहे हैं उतनी आसानी से ये नजर नहीं आ रहा है जो प्लानिंग नजर आती है सामने। और जहां तक रहा सवाल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जाहिर है ये बात पहले जिक्र हो चुका, इसका जिक्र किया जा चुका कि उनके मेंबर्स पूरे नहीं थे। और हाल ही में जितनी वहाँ गहमी रही पीडीएम की और जो पैसों की जो रेल पेल का सामने मंजरनामा सामने आया, तो उससे इनको पीटीआई को महसूस होता है कि ये खदशा था कि कुछ लोग एब्सेंट हो जाएं या कुछ लोग जो है बीच में इस ऐसे कोई बहाने बना लें इनके मेंबर्स कि जिसमें शायद कोई नंबर 1-2 कम हो जाए। मैं समझता हूं कि अब इनको कॉन्फिडेंस पीटीआई को वापस नजर आता है, उनको महसूस हो गया कि उन्होंने अपने हम जाएंगे और जाकर बोलेंगे आज क्योंकि 25 है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज बर्थडे है, पूरे पाकिस्तान को उसके लिए मुबारकबाद। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एहसान और उनका शुक्रिया ये कौम नहीं अदा कर सकती, उनका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। सबसे बड़ा एहसान हमारे मुल्क के ऊपर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया कि उन्होंने ये मुल्क हमें बना कर दिया। और हमने इस एहसान को कैसे उतारा? एक दफ़ा हमने आधा मुल्क तोड़ दिया और जो बाकी बचा हुआ आधा मुल्क है उसके साथ इतने तजर्बे किए कि जो टूटा हुआ आधा मुल्क था जिसको हम अपने ऊपर बोझ समझते थे वो हमसे बहुत आगे निकल गया। इस खित्ते में हमने बाकी मानदा आधे मुल्क को तजर्बे कर करके वहां तक पहुंचा दिया कि अब उस मुल्क के डिफॉल्ट के खर्चात बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्क की मईशत हमने तबाह कर दी अपने तजर्बों में। हर 3-4 साल के बाद हमें शौक चढ़ता है कि एक नया चेहरा, एक नई शक्ल लाई जाए, एक नया तजर्बा किया जाए। हमने इस मुल्क के अंदर चंद लोगों को इतना ताकतवर बना दिया और इतना बड़ा बना दिया कि उनके सामने आइन भी छोटा पड़ना शुरू हो गया, कानून भी छोटा पड़ना शुरू हो गया। इसी मुल्क में, कायदे-ए-आज़म के मुल्क में 75 साल के सेनेटर को नंगा किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उस पर दर्जनों FIR 45 के करीब FIR काट दी गई और यहाँ पे कोई इदारा उसको इंसाफ देने के लिए आज भी मौजूद नहीं है। इस मुल्क में सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको नंगा किया जा रहा है। जो सियासी वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं उनको लगातार नंगा करने का सिलसिला जारी है। जिसको गिरफ्तार करते हैं नंगा करते हैं, फिर करंट लगाते हैं। बेशुमार वर्कर्स हैं सिर्फ बोलने के ऊपर या अपनी राय का इजहार करने के ऊपर उनको उठाया गया, नंगा किया गया, फिर सफेद दीवार के साथ खड़ा करके उनसे एतराफ़ जुर्म करवाया गया। ये सब कुछ कायदे-ए-आज़म के मुल्क के अंदर हो रहा है और लगातार हो रहा है। आज लोग कुछ और चाहते हैं जो कायदे-ए-आज़म के मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है जिसने 70 साल से इस मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस मुल्क का दम घुट रहा है। बहुत सारी नेगेटिव खबरें हैं, बहुत सारी बुरी खबरें हैं, रोज सुननी पड़ती हैं
8 महीने से रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान में एक नया तमाशा लगा है। तमाशा तो पहले से चल रहा है, हमेशा से चलता चला आया है, हर दौरे हुकूमत के अंदर यह हुआ है, लेकिन इस मर्तबा जिस नंगे तरीके से हुआ है उसकी भी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते जो मसीही बरादरी है उन सबको क्रिसमस की मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है जुम्मे को। अल्लाह हाफ़िज़। मुसीबत में जो दुआ नहीं करता। आज हमारा आजाद फजा में सांस लेना बेशक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहूने मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।